जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन उन पेंशनर के लिए है जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं। जैसा आपको पता है, अक्टूबर खत्म होने को है। 10 से 11 दिन बाकी हैं अक्टूबर खत्म होने को। दोस्तों, अगर आपके कोई काम पेंडिंग है बैंक के द्वारा तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले दिनों में छुट्टियां हैं बैंक में, जैसे कि दशहरे की हो गई। फिर दोस्तों बीच में सेकंड सैटरडे भी है, तो इस दिन भी आपकी छुट्टी है। तो जो भी आपके काम पेंडिंग में है तो आप उसे कंप्लीट करिए बैंक जाकर। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, अगर आपकी एज 80 या फिर 80 से ऊपर है तो दोस्तों भारत सरकार ने आपको सहूलियत दे रखी है। एक आपको एडवांस ऑप्शन दे रखा है कि आप अक्टूबर में भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने नहीं किया तो कुछ दिन बाकी हैं अक्टूबर खत्म होने को, तो आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर लीजिए बैंक जाकर। कुछ पेंशनर्स पूछ रहे हैं कि सर अगर हम अक्टूबर में सबमिट नहीं करते तो क्या हमारी पेंशन रुक जाएगी? नहीं दोस्तों, आपकी पेंशन नहीं रुकेगी। अगर आप कहीं बिजी हैं या फिर नहीं कर सकते अक्टूबर में तो फिर आप नवंबर में भी सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो और पेंशनर हैं वो तो नवंबर में सबमिट करेंगे। तो दोस्तों बीच में छुट्टियां हैं बैंकों की अक्टूबर में, तो आप अपना काम कर लीजिए बैंक जाकर। और दोस्तों फिर बैंक के थ्रू पेंशन और स्पर्श के थ्रू पेंशन कब आएगी अक्टूबर की? दोस्तों स्पर्श की पेंशन 30 या 31 तारीख को, वैसे मंथ के लास्ट डे में आनी चाहिए। 31 तारीख को स्पर्श के थ्रू पेंशन आएगी। बाकी जो बैंक की पेंशन है वो आएगी दोस्तों, जैसे आज हो गई है 21 तारीख, तो दोस्तों इनकी पेंशन 23 से 31 तारीख के बीच में, 23 से 31 तारीख के बीच में आप लोगों की अक्टूबर की पेंशन आ जाएगी, जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं। स्पर्श की 30 या फिर 31 तारीख। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक नोटिफिकेशन है स्पर्श का, काफी इंपॉर्टेंट है उन पेंशनर के लिए जिनकी डेथ हो चुकी है या फिर फैमिली पेंशन जिनकी स्टार्ट हो रखी है। दोस्तों अगर आप पेंशनर हैं और आगे आपकी कहीं डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपकी फैमिली पेंशन कहां से लगेगी? या तो बैंक से या फिर स्पर्श से। और काफी पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है स्पर्श पे। तो जब आपकी डेथ होगी तो फैमिली पेंशन आपकी इनिशिएट होगी स्पर्श के थ्रू, वाइफ को, स्पाउस को। तो दोस्तों उसकी कुछ गाइडलाइन है, रूल है जो आपको पता होने चाहिए। दोस्तों अगर आपकी डेथ हो जाती है और आपका माइग्रेशन स्पर्श पे है तो फिर वाइफ और स्पाउस डेथ रिपोर्ट सबमिट करेगी स्पर्श पे। फिर उसके बाद फैमिली पेंशन इनिशिएट करेगी, तभी उसे फैमिली पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों यहां पे यही समझा रखा है पीसीडीए स्पर्श ने कि अगर पेंशनर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो डेथ सर्टिफिकेट है वो कहां पे अपलोड करना है? उसके लिए दोस्तों डेथ रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ेगी स्पर्श पे। आपको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी फैमिली पेंशन इनिशिएट होगी, मिलेगी। तो सारे काम ये ऑनलाइन है स्पर्श पे। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फिर जो आपकी वाइफ है, स्पाउस है, वो डेथ रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद स्पर्श पे फैमिली पेंशन इनिशिएट करेगी, तब उसकी फैमिली पेंशन चालू होगी। तो ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। स्पर्श पे ही वो सारे काम ऑनलाइन आपको करने हैं या फिर आपकी वाइफ को करने हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक खुशखबरी है, जो पेंशनर 30 जून को रिटायर हुए और उनका जुलाई का इंक्रीमेंट लगना है, या फिर जो पेंशनर दिसंबर में रिटायर हुए 31 दिसंबर को और उनका जनवरी का इंक्रीमेंट लगना है। तो दोस्तों यहां पे राजस्थान हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि 30 जून को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को 1 जुलाई को होने वाली सालाना वेतन वृद्धि दी जाए, यानी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। एक इंक्रीमेंट दिया जाए जुलाई से मिलने वाला, जो पेंशनर 30 जून को रिटायर हुए हैं। बहुत अच्छी दोस्तों ये खुशखबरी है। काफी कोर्ट केस ऐसे हैं जो पेंशनर के फेवर में गए हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको लाभ भी मिल रहा है। हर एक को नहीं मिल रहा, हर एक को नहीं दिया जा रहा, लेकिन जो कोर्ट केस कर रहे हैं उसके बेस पर उन्हें लाभ दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे राजस्थान हाई कोर्ट ने ये सरकार को आदेश दिया है कि इनको एक नोशनल इंक्रीमेंट दीजिए जुलाई से मिलने वाला। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। हाई कोर्ट ने छैल बिहारी शर्मा व 1.5 दर्जन अन्य लोगों की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। यानी इससे पहले जो और भी जो केस थे उन पर भी फैसला दे दिया कि इनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। मैं तो कहता हूं हर एक को मिलना चाहिए, किसी को कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं है। ऑटोमेटिकली भारत सरकार
इनको वो इंक्रीमेंट दे। ऐसा होना चाहिए। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक लेटर जारी हुआ है 18 अक्टूबर 2023 को। डिपेंडेंट कार्ड नॉट एक्सेप्टेबल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी जो डिपेंडेंट के कार्ड है ट्रीटमेंट के लिए वो एक्सेप्ट नहीं होंगे। कहां पर? सर्विस हॉस्पिटल में। प्लीज सी व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट विल बी रिक्वायर्ड फ्रॉम 1 फरवरी 2024। और दोस्तों 1 फरवरी 2024 से क्या नई गाइडलाइन है इसके लिए, तो आप ये नीचे पढ़ सकते हैं। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक पेंशनर है जो लिखते हैं, मैं 84 ईयर का हूं, डिफेंस पेंशनर, यानी 84 साल के हैं। स्पर्श ऑफिस 60 किलोमीटर बहुत दूर है, यानी जो स्पर्श का सेंटर है वो इनके घर से बहुत दूर है, 60 किलोमीटर। अब ये पूछ रहे हैं कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, तो अब मैं कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करूं? मेरा स्पर्श पे माइग्रेशन हो गया। दोस्तों इनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस घर बैठे ही ये काम कर सकते हैं। अगर इनको नहीं पता कि कैसे किया जाता है तो फिर अपने फ्रेंड से या फिर बच्चों से ये काम करवा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें कुछ लगना नहीं है, सिर्फ छोटा सा इंटरनेट चाहिए या फिर छोटी सी जानकारी चाहिए जिसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कंप्यूटर कैफे। अगर इनके गांव से, घर से कोई नजदीकी कंप्यूटर कैफे है जो इनको गाड़ी में ले जाकर वो काम करवा सकता है, तो इस तरीके से इनका काम हो सकता है। या तो ये घर बैठे डीएलसी एमएलसी दे सकते हैं घर बैठे ही, या फिर नजदीकी कंप्यूटर कैफे जाकर जीवन प्रमाण के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू अपना ये काम करवा सकते हैं। सिर्फ इन्हें चाहिए होगा ईपीपीओ 12 डिजिट का या फिर स्पर्श पीपीओ 12 डिजिट का, ये चाहिए बस। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कंप्यूटर कैफे, या फिर घर पर ही डीएलसी या फिर एमएलसी फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू या फिर फिंगरप्रिंट के थ्रू आप घर बैठे ये काम कर सकते हैं। एप्लीकेशन चाहिए इसके लिए या फिर कंप्यूटर से भी होना चाहिए, कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो कोई फ्रेंड है इनका या फिर बच्चे हैं या फिर आसपास के जो लोग रहते हो वो इनका ये काम कर सकते हैं। या फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट मास्टर है उससे भी आप कह सकते हैं। तो भारत सरकार ने जो पोस्ट ऑफिस है या फिर पोस्ट मास्टर है उनके लिए भी गाइडलाइन जारी करी है कि आप भी पेंशनर का लाइफ सर्टिफिकेट ले सकते हैं, उनका आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराइए इस पर्च पे। या फिर दोस्तों बच्चे और जो इनके साथ के फ्रेंड हैं उनसे भी ये हेल्प ले सकते हैं अगर ये सर्विस सेंटर नहीं जा पाते। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों एक अलर्ट है पेंशनर के लिए, फैमिली पेंशनर के लिए, स्पर्श के द्वारा, पीसीडी के द्वारा। जैसा आपको पता है नवंबर में बहुत सारे पेंशनर, बहुत सारे फैमिली पेंशनर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। तो हो सकता है कि स्पर्श की साइट बिजी हो जाए या फिर सर्वर बिजी हो जाए, तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों आप शुरू में ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे जैसे ही 1 नवंबर स्टार्ट होगी। तो उसमें यही समझा रखा है कि हैवी रश से बचने के लिए आखिरी में कोई दिक्कत ना हो आपके लाइफ सर्टिफिकेट भरने को लेकर ऑनलाइन, तो आप पहले ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे 1 नवंबर से। ऐसा ना हो कि आप 25 के बाद अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, ऐसा ना हो कि आप 28 को सबमिट करें, 28 नवंबर को सबमिट करें, 29 नवंबर को सबमिट करें। तो आप लास्ट में सबमिट ना करके 1 नवंबर से ही आप शुरू कर देंगे अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना इस पर्च पे, ताकि आखिरी दिनों में आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि दोस्तों बहुत से पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे इस पर्च पे, तो मे बी कि कुछ सर्वर बिजी हो जाए, कुछ टेक्निकल एरर आ जाए, ऐसा ना हो, लेकिन सर्वर है, कुछ भी हो सकता है। तो हैवी रश से बचने के लिए, हैवी ट्रैफिक से बचने के लिए ऑनलाइन आप पहले ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। दोस्तों एक ये एडवाइजरी है मेरी तरफ से भी। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। 23 साल बाद मिली सही पेंशन और लाखों का एरियर, लेकिन हुआ नुकसान। यानी 23 साल बाद, 23 ईयर्स बाद पेंशन भी मिल गई, एरियर भी मिल गया, लेकिन तब भी नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? दोस्तों अगर आपका कोई केस 20 साल से, 23 साल से, 25 साल से कोई पुराना केस है जिसके बदले आपको पेंशन नहीं मिली, एरियर नहीं मिला, या ऐसी कोई कंडीशन हो जिसने बैंक ने मना कर दिया हो, डिपार्टमेंट ने मना कर दिया हो कि आपको पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन बाद में आप कोर्ट केस कर देते हैं
और फिर कोर्ट केस के जरिए वो फैसला आपके हक में हो जाता है। उसके बाद कोर्ट केस का जो जजमेंट है उसमें लिखा होता है कि आपको 20 साल बाद, 25 साल बाद आपको ये पेंशन मिलनी है। मतलब जो कोर्ट है वो अथॉरिटी को बता देता है कि आप इनका बकाया पूरा दीजिए, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे वो 25 साल का हो। फिर दोस्तों जो बैंक है, सीपीपीसी है, डिपार्टमेंट है, वो 20 साल बाद आपकी पेंशन रिलीज करता है और उसका एरियर भी देता है। नुकसान क्या होता है कि आपको बीच का जो ब्याज है, जो इंटरेस्ट है, वो नहीं मिलता। दोस्तों ये सबसे बड़ी दिक्कत है। यानी जब भी कोई कोर्ट ऑर्डर करता है तो वो साफ एक लाइन लिख देता है लास्ट में कि आप पेंशन तो प्रोवाइड करेंगे, एरियर तो प्रोवाइड करेंगे, लेकिन लास्ट में आप ब्याज भी देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे इतने सालों का। लेकिन दोस्तों ये होने के बाद भी कई बैंक या फिर जो डिपार्टमेंट, वो इनके रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। खाली पेंशन और एरियर देके छोड़ देते हैं पेंशनर को, इंटरेस्ट नहीं देते। तो मैं ये गुजारिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक बैंक को, हर एक पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को, कि जब भी आप पे करें कोई पुराना बकाया, उसके साथ आप इंटरेस्ट जरूर दें। भले ही उसके साथ ना दे पाए, लेकिन कुछ दिन बाद उसका इंटरेस्ट जरूर दें, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार अगर आप पेमेंट में डिले कर देते हैं, अगर आप लेट कर देते हैं पेंशनर्स को देने में, तो फिर आप इंटरेस्ट के साथ पे करेंगे, 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। तो आप ये जरूर काम करें, क्योंकि ये पेंशनर की गलती नहीं है कि आपने इतना लेट कर दिया। ये तो साफ बैंकों की, सीपीपीसी की गलती है कि आप इतना लेट कर रहे हैं पेमेंट भुगतान में, तो इसका जो इंटरेस्ट है वो भी बनता है, तो आप जरूर पे करें। तो दोस्तों ये इनको नुकसान इसी का हुआ। तो दोस्तों इनको 23 साल का एरियर मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन इंटरेस्ट से ये वंचित रह गए, इंटरेस्ट नहीं पे करा गया। तो इसी की डिमांड कर रहे थे पेंशनर कि हमारी तो कोई गलती नहीं है, इतने जो साल गुजर गए उसका हमें सिर्फ बकाया मिला है, बाकी जो पैसा पड़ा रहा आपके अकाउंट में उसका इंटरेस्ट कहां है। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। फिर दोस्तों सभी पूर्व सैनिकों को मिलेगा स्नातक डिग्री मार्कशीट के साथ, मान्यता होगी हर जगह। यानी दोस्तों एक एडवाइजरी निकली थी जिसमें रक्षा मंत्रालय ने एक फैसला लिया था कि भूतपूर्व सैनिकों को उनकी सेवानिवृत्ति पर बीए की डिग्री प्रदान करेंगे। और दोस्तों इसमें कुछ गाइडलाइन दी थी कि ये होगा कैसे। इसके लिए जिला सैनिक बोर्ड से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू आप जाएंगे और सभी भूतपूर्व सैनिक मैट्रिक और उच्च माध्यमिक इस डिग्री को प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें केएसबी द्वारा जारी डिग्री के लिए आवेदन करने के लिए एक एसओपी तैयार करी गई है, एक रूल तैयार करे गए हैं। तो पूरी ये लिस्ट है लंबी चौड़ी, नीचे आप उसे सही से पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके लिए जो मैंने प्रोवाइड करी। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।